2। तो इसके अंदर हम आगे करने वाले उन क्वेश्चंस को जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे। वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 से अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। आपको अपनी सारी वर्किंग करके दिखानी है और आपको इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करना है। तो जनाबे वाला इसको सॉल्व करने के लिए आप ये करेंगे कि आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन आसान लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है, मुझे कंपैरिजन बहुत आसान लगता है। तो आप इसको कंपैरिजन से भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कोई मेथड अगर चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंपैरिजन से कर रहा हूँ। कंपैरिजन का तरीका ये होगा कि मैं दोनों इक्वेशन से b को सब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी कि 42.5 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू b फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन 2a माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। दोनों को आप कंपैरेटिवली एक दूसरे के बराबर कर देंगे। 42.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करूँ, मैं सिर्फ 5 को वहाँ भेज दूँ तो कुछ ना कुछ मसले का हल ज़रूर निकल आएगा, या 10 को वहाँ भेज दूँ तो 3a 42.5 अगर मैं 10 को वहाँ भेजूंगा तो ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस 1.5। डायरेक्टली मैंने 2 ऐसे लिखा, ये जो डायरेक्टली 2 मैंने लिखा है, यानी कि 10 जब यहाँ जाएगा तो 10/5 जो है एग्जैक्टली 2 बना लेगा, तो 2 वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। 3a माइनस 42.5 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 42.5 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3a। तो फाइनली मेरे पास a जो है वो बचेगा कितना, -42.5, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो इट विल बी -39.5। -39.5 ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। 3a की जगह लिखा मैंने माइनस का 39.5 माइनस का 42.5 डिवाइडेड बाय, बस हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 39.5, ये जो है आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 118.5 और माइनस का 42.5 डिवाइडेड बाय 10। तो b जो है हो जाएगा माइनस का 118.5 प्लस माइनस का 42.5 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 16.1। The population of the country increases exponentially at a rate of 3.6% per year from the 1st of January. On the 1st of January, the population 1st of January 2024, the population of the country is 5.4। अच्छा, ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर t हो जाती है जिसमें। तो अब आपके पास अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू जब एयर स्टार्ट हुआ था तो 5.4 मिलियन थी, तो मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में फाइनली मिलियन लिख देंगे हम। उसने टाइम पूछा है, जैसे मुझे कंप्लीट द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू गो 8 मिलियन। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है और रेट दिया हुआ है, तो हिट एंड ट्रायल से होगा ये। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 मिलियन और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5.4 मिलियन फॉर माई प्रिंसिपल वैल्यू। 1 प्लस रेट, रेट जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली दिया हुआ है 3.6 डिवाइडेड बाय 100 एंड द पावर ऑफ टी विच वी डू नॉट नो, टी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो अब 8 को जब मैं 5.4 से मल्टीपल डिवाइड करूंगा, यानी कि मिलियन से मिलियन तो कैंसिल हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 5.4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 1.036। 1.036 की पावर हो गई टी, और 1.036 की पावर है आपके पास टी, विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 5.4। तो वहाँ पे हो रहा है 1.481। रिकरिंग है ये तीनों रिकरिंग आ रहे हैं। 481, यानी कि बार बार ये रिपीट हो रहा है, 481 481 481 481 एंड सो ऑन। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ये करना होगा बेटा
कि मुझे टी के ऊपर हिट एंड ट्राई लगा के चेक करना होगा कि मेरी पॉपुलेशन यहाँ तक कब पहुँचेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1.036 की पावर में मैंने पहले 5 यूज़ कर लेते हैं। जब आप 5 यूज़ करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1.193। अभी कंपैरेटिवली इससे छोटा है, तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए दोबारा एक और पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं इस पे लगा देता हूँ पावर 6, 6 नहीं बल्कि सॉरी, इस पे मैं लगाता हूँ 10। अब ये पहुंचा मेरे पास 1.424 तक, तो अभी भी फ़िलहाल छोटा है। फिर और इंक्रीज करते हैं, 1.036 की पावर अब हम कर देते हैं 15। अभी हो गया 1.6997, यानी कि उस क्रॉस को क्रॉस करके आगे चला गया, यानी कि 10 और 15 के बीच में कोई वैल्यू होगी। तो 1.036 की पावर 12 पे चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 1.5286, ये अभी भी ज़्यादा है। और 1.036 की पावर होगी 11, फिर 11 पे चेक कर लेते हैं क्योंकि अब इससे पीछे तो यही आ सकता था। तो ये आ रहा है मेरे पास 1.4756। अब उसने पूछा है कि कंप्लीट द नंबर ऑफ ईयर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू रीच 8 मिलियन। कंप्लीट ईयर्स तो एग्जैक्टली नहीं मिल सकते ना। कंप्लीट ईयर्स का मतलब क्या हुआ कि वो तो मुझे एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। अब अगर मैं गौर से देखूं तो 11th ईयर के ऊपर मेरी पॉपुलेशन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंची हुई है, और 12th ईयर के ऊपर मेरी पॉपुलेशन एग्जैक्टली यहाँ पहुंची हुई है। इसका मतलब ये 12वें साल पे मेरी पॉपुलेशन एग्जैक्टली यहाँ से क्रॉस कर लेगी। ठीक है, सो आई एम गोना राइट 12 ओवर हियर, यानी कि 12 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो मेरी पॉपुलेशन 8 मिलियन तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यहाँ पे उसने आपसे ये पूछा है एग्जैक्टली उसने कहा है कि x की वैल्यूज दी हुई है, y की वैल्यूज दी हुई है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y, राइट योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ n। दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, फाइंड द HCF ऑफ द कॉमन फैक्टर x एंड y, राइट योर आंसर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन टर्म्स ऑफ n। देखो बेटे, सबसे पहली बात ये कि n के बारे में उसने बताया कि n एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 2 से बड़ा है। तो अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF के अंदर हमेशा आपके पास क्या होता है, आप हमेशा कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पावर को पिक करते हो। ठीक है, कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर को पिक करते हो। तो कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर अगर आप पिक करोगे तो उसका तरीकेकार ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ 2 की, ये मैं 2 की पावर 2 पिक कर लेता हूँ। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी जो उसने मुझे यहाँ पे बताया हुआ है, तो मैंने 2 उसको उसके हिसाब से पिक कर लिया। सही है, क्लियर है। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे n की वैल्यू जो भी होगी, फॉर एग्जांपल इन दोनों में आपको छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 3 की पावर n या 3 की पावर n+1। देखो अगर फॉर एग्जांपल पावर 2 से बड़ी है तो फॉर एग्जांपल तुम 3 ले रहे हो अगर, ठीक है, अगर तुम 3 ले रहे हो तो 3 की पावर 3 यहाँ हो जाएगी और 3 की पावर 4 यहाँ हो जाएगी, तो तुम वो 4 नहीं पिक कर सकते क्योंकि HCF के अंदर छोटी पावर को पिक करना है। तो n और n+1 के अंदर छोटा नंबर n होगा, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन दैट थी, ग्रेटर देन 2 थी, तो 3 की पावर n हो जाएगी। अगली पोजीशन पे तुम्हें 7 पिक करना होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 7 ही है, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर जिसकी पावर सबसे छोटी है। तो इसका मतलब पॉसिबली मेरे पास HCF के लिए ये एग्जैक्टली टर्म्स बन रही है। उसने कहा है राइट योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन टर्म्स ऑफ n, सो इट मींस आई एम नॉट गोना सिंप्लीफाई दैट वन। 2 के ऊपर स्क्वायर 3 की पावर n इनटू 7, दैट विल रिमेन सेम। आगे फर्दर ऑन क्या कह रहा है वो कि a is the point this and b is the point this, find the equation of the line AB giving your answer in the form of y equal to mx plus c। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे m निकालना होगा, तो 4 माइनस माइनस का 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 करेंगे। तो m जब आप निकालेंगे तो 4+2 हो जाएगा 6, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, m हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m की जगह आपने 3 लिखा, x की जगह आपने 3 लिखा, y की जगह आपने -2 लिखा और ये हो गया प्लस का c। तो -2 इक्वल टू 3 3 9 हो गया प्लस c।
और सी की वैल्यू निकालेंगे तो -2 - 9 हो जाएगा, यानी कि सी बराबर हो जाएगा -2 - 9 का मतलब हुआ -11 के। ठीक हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन जब मैं कंप्लीट करूंगा तो माय इक्वेशन विल बी 3x - 11। सही है। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ए बी। देखो बेटा, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपके पास इस वाली लाइन का ग्रेडियंट है एग्जैक्टली ए बी का, दैट इज 3, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेडियंट एग्जैक्टली हो जाएगा -1/3। ये कुछ सवाल इसमें बड़े अच्छे आसान से दिए हुए, कुछ सवाल इसमें बड़े लॉजिकल दिए। अच्छा चले, अब आ जाए इधर। द टेबल शो द टाइम टेकन बाय 80 पीपल कंप्लीट अ रेस। फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने आपको, कह रहा है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट द मीन ऑफ द टाइम टेकन कंप्लीट द रेस। मीन चाहिए आपको, यानी कि उसके लिए आपको एक्स चाहिए होगा। तो एक्स कैसे निकलेगा, इट इज़ 25 और 30 और 50 का बीच जो होगा वो 40 हो जाएगा। 50 और 60 का बीच जो है वो 55 हो जाएगा। 60 और 90 का बीच जो है वो हो जाएगा मेरे पास आई गेस 75। 70। तो अब मैं एफ एक्स का कॉलम बनाऊंगा अपनी आसानी के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये सारा काम जो है ना मैं यहाँ कर देता हूँ। आप ये सारा काम नीचे भी कर सकते हैं कॉलम्स बना के, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जगह है ऊपर तो कर दें, नहीं है तो फिर आप कॉलम बना लें तो ज़्यादा इज्जत उसी में। अपना एग्जामिनर जो है ना वो नाराज़ हो गया, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सीआईज होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारी जगहों में बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ भी था सीआईज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल आ गया है तो आप लोग पेपर देने के लिए जा सकते हैं। कुछ जगहों पे सीआईज कैंसिल, अभी कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन पेयर्सन एडिक्सल कैंसिल होना शुरू हो गया है। बहरीन वगैरह के अंदर इन जगहों पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, मतलब नहीं होगा एग्ज़ाम। लेकिन उनका एग्ज़ाम जो है वो ले रहे हैं अक्टूबर नवंबर में। और जो A2 के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर नहीं लेंगे, उनको प्रियोरिटी ग्रेड दे के उनको यूनिवर्सिटीज़ भेज देंगे, और एएस का पेपर ले लेंगे अक्टूबर नवंबर में। सबके पेपर अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। मतलब अगर आपके लिए कोई ऐसा ऑप्शन क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली आपका पेपर भी अक्टूबर नवंबर सीरीज में चला जाएगा। ऑटोमेटिकली एक ईयर बैक हो जाएगा स्टूडेंट्स का, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे, मतलब सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस। अच्छा, मैंने इसका टोटल कर लिया। तो मीन अगर कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो 3510 है, और सिग्मा एफ जो है वो 80 है। ये हो जाएगा आपके पास 43.875। Two of the 80 people are selected at random. Find the probability that one take 30 minutes or less and the other take more than 60 minutes to complete the race. 80 में से टू ऑफ द पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम 80, टोटल 80 में से दो पेपर सेलेक्ट किए गए। इसमें से वो कह रहा है वन टेक 30 मिनट और लेस, एक बंदा जो है उसको 30 मिनट से कम टाइम लगेगा, यानी कि वो इनमें से हो सकता है जो कि 20 की कैटेगरी है। 20/80। और अगला बंदा जो है ना अदर टेक मोर देन 60 मिनट्स टू कंप्लीट द रेस, उसको 60 मिनट से ज़्यादा लगेगी, यानी कि वो इनमें से हो सकता है पाँच में से। लेकिन पाँच में से जब वो पिक होगा तो वो 79 पे होगा। उसकी वजह ये है कि 80 में से एक बंदा सिलेक्ट हो चुका है, तो वो दोबारा बंदा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिलेक्शन बार बार नहीं होता। तो 20 × 5 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइड बाई 79, दैट आई एम हैविंग 5/316। अच्छा, अभी एक मसला है। मसला ये है कि हो सकता है ये ऐसे पिक हो, या हो सकता है ये ऐसे पिक हो। पहले ये वाला बंदा सिलेक्ट हो जाए, फिर ये वाला बंदा सिलेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब 5/316 दो बार आ जाए, तो ये बन जाएगा 10/316। तो ये हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली फाइनल आंसर पे 5/158। दैट इज माई एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सही।
अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको, सिंगल फ्रैक्शन में आंसर देना है, यानी कि आपके पास दिया हुआ है 2x ओवर 3y, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई पे तो इट बिकम्स 9/8x। तो अब आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 एंड 2 × 4, और ये 3 × 1 एंड 3 × 3, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 4y। ठीक है, यहाँ तक एक अजम्पशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन पे वो क्या कह रहा है, ये आपके पास कंडीशन दी हुई है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 2x² + 15x - 50, 4x² - 25। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस्तेमाल करेंगे, ऊपर फैक्टराइजेशन नीचे पे फैक्टराइजेशन, ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास होना चाहिए 2x², 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है। हाँ तो जाओ भाई, 2 5 10 100 होता है, 100 के साथ मुझे सोचना है। हाँ सही, तो मेरे हिसाब से 20 - 5 का फैक्टर बन सकता है और -50 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे जो है मेरे हिसाब से 2x के ऊपर होल स्क्वायर हो सकता है और -5 के ऊपर होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ऊपर सिंप्लीफाई करूंगा 2x² प्लस का 20x हो जाएगा, नीचे फिर 5x हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। नीचे मेरे पास a² - b² जो है वो बन सकता है a + b और बन सकता है a - b। ठीक है जनाब, उसके बाद आप ये करेंगे तो आपके पास 2x ऐसा कॉमन आ जाएगा तो x + 10 हो जाएगा, फिर -5 ऐसा कॉमन आएगा तो वो हो जाएगा x + 10 डिवाइडेड बाय 2x + 5 और 2x - 5। फिर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास x + 10 आ जाएगा और फिर आप कॉमन लेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा। नीचे आपके पास 2x + 5 और 2x - 5 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आपके पास x + 10 डिवाइडेड बाय 2x + 5 हो जाएगा। A car travels 320 kilometers. The journey takes 5.2 hours correct to 0.1 hour. A car travels 320 kilometers correct to the nearest 10 kilometers. 10 किलोमीटर्स का मतलब वो तुम स्पीड में मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। लोअर बाउंड का मतलब ये हुआ बेटा कि तुमने एग्जैक्ट एवरेज स्पीड का लोअर बाउंड। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ लिखूँ यहाँ पे, स्पीड बराबर होती है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो तुम्हें इसका लोअर बाउंड चाहिए। अब लोअर बाउंड निकालने के लिए तुम्हें इसको करना पड़ेगा एग्जैक्टली लोअर और इसको करना पड़ेगा एग्जैक्टली अपर, तो तुम्हें स्पीड का लोअर बाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब अ, अगर डिस्टेंस की बात करूँ मैं, फॉर एग्जांपल जो मेरे सामने डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस की बात करूँ तो उसमें नियरेस्ट 10 किलोमीटर्स का जिक्र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिवाइड बाई 2 करने से मुझे मिलेगा 5। सही है, तो डिस्टेंस की लोअर लिमिटेसी जो है वो यहाँ से आप -5 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 0.1 आवर पे राउंड ऑफ हुआ है, तो 0.1 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 0.05। तो 5.2 के अंदर आप प्लस कर सकते हैं 0.05। तो ऊपर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 315, और नीचे जब आप ऐड ऑन करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 5.25। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नाउ यू विल बी गेटिंग द लोअर बाउंड फॉर द स्पीड 5.25 एंड इज एक्जैक्टली 60। वो आ रहा है एग्जैक्टली मेरे पास 60। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल के अंदर वो कह रहा है द डायग्राम शोज द ट्राइंगल फील्ड ABC, AB = 65, AC = 75, ACB = 125, शो दैट BC = 124.3। BC की लेंथ 124.3 आई है। अब आई कोसाइन रूल से ही है, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल के अंदर साइन रूल की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 90 डिग्री बना हुआ नहीं है तो सो का टोआ लग नहीं सकता। साइन रूल की पॉसिबिलिटी ये होती है कि एंगल के सामने कोई लेंथ होनी चाहिए, पर वो है नहीं, यहाँ पे एंगल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ के ऊपर काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई BC पे स्क्वायर इक्वल टू 65 पे स्क्वायर प्लस 75 पे स्क्वायर -2 इंटू 65 देन 75 देन कॉस 125। तो BC स्क्वायर अब 65 पे आप स्क्वायर करेंगे और 75 पे आप स्क्वायर करेंगे और -2 इंटू 65 और ये हो जाएगा 75
और उसके बाद लिखा हुआ है cos 125। तो ये फाइनल आंसर मुझे जो मिल रहा है कैलकुलेटर से वो मिल रहा है 1544 पॉइंट सॉरी 442.4। तो आई एम गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बी सी जो है वो मेरे पास 124.3 हो जाएगा। ठीक है जनाब, 124.3। कैलकुलेट द एंगल ऑफ ए बी सी का एंगल कैलकुलेट करना है। तो पी आपके पास यहाँ ये दिया हुआ है, ये वाला आपके पास बी है एग्जैक्टली। तो इस बी को कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन है आपके पास, इस बी का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं साइन रूल यूज़ कर लेता हूँ आई गेस। ये लाइन मेरे पास आ चुकी है, दैट इज़ 124.3। तो मुझे अगर बी कैलकुलेट करना है तो मैं एक काम करता हूँ, 75 डिवाइडेड बाय साइन ए बी सी इज इक्वल्स टू 124.3 डिवाइडेड बाय साइन 125। तो 75 इंटू साइन 125 डिवाइडेड बाय 124.3 इज इक्वल्स टू साइन ए बी सी। तो ए बी सी जो है वो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 75 इंटू साइन 125 डिवाइडेड बाय 124.3 सेकेंड। आई एम गेटिंग 29.6, तो मुझे 29.6 मिल रहा है। मैंने कुछ बोला ही नहीं था। अब आ रही है आवाज़? हाँ, वो उस वक्त मैंने आपसे कहा ना 1 मिनट मुझे दें, तो वो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मतलब मैं जो बोल रहा था आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, माइक मैंने बंद किया था। तो ये और ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब आप शॉर्ट कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी की बात करेंगे जब आप, तो ए से बी सी के ऊपर ये वैल्यू यहाँ गिर रही है। तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। ये एंगल आप निकाल चुके हैं, दैट इज़ 29.6। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मीन सामने वाली लेंथ जो है वो अपोजिट हो जाएगी और ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि साइन 29.6 will be equal to opposite upon 65, then opposite is exactly the hypotenuse which they were asking about, shortest distance। तो वो जो है वो 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 29.6। तो ये आपके पास हो जाएगा 32.1। अच्छा, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक ए द सब्जेक्ट। अब आपके पास W दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5 एंड 3a माइनस 1। ठीक है, तो आपने करना ये है, रीअरेंज जब आप इसको करने जा रहे हैं हाथ के हाथ, 2a प्लस 5 डिवाइड बाई 3a माइनस 1, तो आपने a को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि W इज इक्वल टू 3a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3WA माइनस W इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5। तमाम a की वैल्यू को आप एक तरफ लेंगे, इट विल बी 5 प्लस W। आप इसमें से a कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 3W माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस W।
और ए जो होगा वो हो जाएगा 5 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 3w-2। ठीक है भाई, ये आपके पास एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपके पास 5 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 3w-2 हो जाएगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द sketch the graph of y is equals to 2 minus 3x। ठीक है, sketch the graph of y equal to 2 minus 3x। तो 2 माइनस 3x का जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा उसको आपको स्केच करना है। तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ क्लास में भी कैसे स्केच करते हैं। देखो, सबसे पहले आप y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस 2 करोगे और कंपेयर कर लोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली आपके पास C2 है तो y इंटरसेप्ट को 2 पे कट करेगा। आप इसका x इंटरसेप्ट भी निकाल लो। तो अगर आप इसका x इंटरसेप्ट भी निकालते हो तो वो मेरे हिसाब से यहाँ बनना चाहिए एग्जैक्टली y की जगह आप 0 लिखोगे और x इंटरसेप्ट की कैलकुलेशन करोगे तो -2 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू x होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, यानी कि 0.66 समथिंग आ रही होती है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे भाई यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि आप यहाँ से लाइन खींचोगे और इसके पास क्लोजली लाइन लेकर चले जाओगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग 0.6। वो 0.6 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लीटली लाइन क्रिएट हो जाएगी। सही, अब इसके बाद अगले वाले में 2x² माइनस 4x माइनस 3। तो अब आप ये करोगे कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिजॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिजॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। पहली चीज़ क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मेरा बेटा, कि ऐसा करने के लिए x² जो है शुड बी सोलो, x² सोलो होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैं आपको तरीका तो पता है कि मतलब आपने b की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, x² शुड बी सोलो। तो अगर सोलो नहीं है तो सोलो ना होने की सूरत में आप उसको कॉमन लेने की टेक्निक पे जा सकते हो। यानी कि आप 2 नंबर से भी कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो तीनों से एक साथ कॉमन ले सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं 2 नंबर से कॉमन ले रहा हूँ, वो ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने किया x² माइनस का 2x और माइनस का 3। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2 से कॉमन लें या 3 से, तो आप भी 2 से ही कॉमन लीजिएगा, हमेशा 2 से ही कॉमन लीजिएगा, तीनों से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पे कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे। वो कैसे लगता है, x लिखा, फिर माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड किया, क्लोज किया ब्रैकेट, और वही चीज़ दोबारा से आपने यहाँ पर प्लेस कर दी, -3। ठीक है, फिर आपने 2 को अंदर भेजा, ये हो जाएगा x-1 के ऊपर होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1 और ये माइनस का 3। अब 2 अंदर भेज दीजिएगा, 2 इंटू x-1 के ऊपर होल स्क्वायर -2 -3 और 2 इंटू x-1 पे होल स्क्वायर -5। तो ये आपके पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गई जैसी उसने आपसे मांगी थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे, वो नेक्स्ट पार्ट में यकीनन कुछ ऐसा कह रहा होगा कि स्केच कर दो। कह रहा ऑन योर स्केच लेबल द वाई इंटरसेप्ट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अब सारी चीज़ें इसमें से पहले फिगर आउट कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मेरा बेटा क्या करोगे आप, a इंटू एक्स माइनस एच के ऊपर होल स्क्वायर प्लस के पे कंपैरिजन ले आओगे। तो a जो है वो एग्जैक्टली 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्माइली फेस बनेगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक जब मैंने समझाई थी तब। और x माइनस एच यानी कि जब आप इसे कंपेयर करोगे तो माइनस एच जो है वो -1 होगा, तो h की वैल्यू आपके पास +1 हो जाएगी। फिर k जो है वो आपके पास -5 होगा, यानी कि आपको h और k भी मिल गया, जो कि एग्जैक्टली आपके पास टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये दो चीज़ें तो आपको मिल चुकी है, लेकिन अभी उसने आपसे एक चीज़ और मांगी है। उसने कहा है कि आपको अपने y इंटरसेप्ट को भी शो करना होगा। तो बेटा y इज इक्वल टू 2 इंटू x-1 होल स्क्वायर -5 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो मेरा बच्चा, जब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स को 0 कर दिया, ये -1 पे स्क्वायर हो गया, -5 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 -5, 2 में से 5 गया तो -3, यानी कि y इंटरसेप्ट हो गया मेरे पास 0, -3। अब मुझे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए 0 हो जाएगा, 2 इंटू x-1 पे होल स्क्वायर माइनस का 5। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 5/2 इज इक्वल टू
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएगा। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ रहा है एग्जैक्टली प्लस माइनस में 1.58। अच्छा अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया, पर इसकी मुझे वैसे नीड भी नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे जो है वो कहा था कि भाई तुम्हें शो करना ऑन योर स्केच लेबल द वाई इंटरसेप्ट एंड द कोऑर्डिनेट्स और टर्निंग पॉइंट। दो बातें उसने मुझे बताने के लिए, तो दो बातें जो उसने मुझे बोली थी उसके लिए मुझे स्केचिंग करने के लिए मुझे सारी एक्सेस को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेस को अगर मैं मार्क करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से आप यहाँ पे जब वैल्यूज़ लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आगे जा रहा है। यहाँ से आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 पे -5। तो 1 पे -5 जो है वो जब आप उसको मार्क करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली ये वाला कोऑर्डिनेट जो कि उसका स्टैंडिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी पोजीशन क्या है कि A2 के बराबर था, वो तो वहाँ हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट आपने निकाला था, दैट वाज -3। यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि कर्व आपका जो है यूं करके आएगा यहाँ से, और ये आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आपका कर्व घूम के की तरफ चला जाएगा यहाँ से यूं कर, ठीक है। ज़्यादा नोक नहीं होनी चाहिए इसकी, टर्निंग पॉइंट लगना चाहिए। मेरा थोड़ा सा नोक वाला लग रहा है बिकॉज वी आर गोइंग स्केचेस ना, हमें एग्जैक्ट डायग्राम नहीं चाहिए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उसमें वो मुझसे कह रहा है कि यू आर हैविंग अ इक्वेशन देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो एलसीएम लेके सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, x+3 और x-5 को यहीं रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ x-5 को, -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x+3 को इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर -5x माइनस का 4x माइनस का 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1। और अब इक्वेशन दूसरी वहाँ पर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 12, और ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -12 प्लस 15 हो जाएगा और -2x प्लस 9x हो जाएगा। 9 - 2 आपके पास होगा 7x, और 15 - 2 जो है 12 जो है वो हो जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/7 के। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, x-1 x+3 या 3x-4 मल्टीप्लाई करना है। तो x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस 3, और एक चीज़ रह गई है 3x-4, इसको मैं एंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स स्क्वायर 3 में से बन जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 2x-3, और 3x-4 अभी बाकी था मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 3x³ 3 × 2 = 6x² माइनस का 9x माइनस का 4x² माइनस का 8x और माइनस का 12। तो 3x³ 6 - 4 जो है वो आपके पास हो जाएगा प्लस का 2x², 8 8 16 और 1 17, 17x माइनस का 12। so that is exactly my conversion expansion। ओहो अच्छा जी, 25 वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड, कह रहा है EH इक्वल टू 12 एंड HG इक्वल टू 10 एंड GC इक्वल टू 7, शो दैट CE इज इक्वल टू 17.1। CE आपको निकालना है, CE निकालने के लिए यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। वो कह रहा है ये 17.1 है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा अगर इसको निकालना है तो मेरे हिसाब से एक लाइन ये वाली, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, और यहाँ भी 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ सबसे पहले कि मैं ये डिस्टेंस पता कर लूँ बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने कहा यार E से G का डिस्टेंस निकालना है, तो इट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर।
12 स्क्वायर जो है वो आपके पास हो जाएगा 144 और 10 स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 244। तो अब आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 244, बल्कि इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, इसको इसी हालत में छोड़ दें। ई जी, ठीक है। अच्छा, अब आप दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, लेकिन अब आपको ई सी निकालना है। तो ये आपका हाइपोटेनस है, फिर ई जी के ऊपर स्क्वायर और फिर सी जी के ऊपर स्क्वायर। तो ई जी के ऊपर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 244 के ऊपर आपने लगा दिया स्क्वायर, और सी जी जो था वो 7 था, उस पर लगा दिया आपने स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 244 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 244 प्लस 49 इफ वी डू इट इज 29.3, और ये मेरे पास है ई सी का स्क्वायर। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ स्क्वायर रूट फॉर दैट वन। तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, ई सी जो है वो एग्जैक्टली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 293। ये आपके पास बनेगा कितना, 17.1। एग्जैक्टली आई एम गेटिंग द सेम आंसर। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन सी ई एंड द बेस ई एफ जी एच। सी ई और ई एफ जी एच की जो बेस है उसके दरमियान का एंगल पता करना है। तो बेटा यानी कि ये वाला एंगल मालूम करना है एग्जैक्टली। तो अब ये लेंथ तुम्हारे पास अंडर रूट 244 थी। तो अगर तुम टेन लगाओ या साइन लगाओ या कॉस लगाओ, क्योंकि पूरे ट्रायंगल की तमाम लेंथ अगर तुम देखो तो तुम्हें सब मिली हुई है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम है। तो तुम्हें सिर्फ ये एंगल पता करना है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं 10 लगा रहा हूँ। तो टेन थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो टेन थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऑपोजिट है 7 और एडजेसेंट है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 244। सही है। तो जनाबे वाला टेन इनवर्स ऑफ 7 divided by under root of 244, which is exactly equal to 24.1। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया है ये। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ डायरेक्टली कैलकुलेट की है। 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 244 और दैट इज़ थीटा। तो थीटा मेरे पास डायरेक्टली 24.1 आ रहा है। तो जनाब फाइनली हमने पेपर पूरा कर लिया है, और इसमें आई गेस सवाल शायद मेरा छूटा होगा। वो सवाल कौन सा वाला था? आई गेस सीक्वेंस का कोई सवाल होगा डेफिनेटली जो मैंने छोड़ा होगा। हाँ, यही वाला सवाल था क्वेश्चन 10। इसके अलावा हमने इसमें से कोई भी सवाल नहीं छोड़ा है। मतलब अब आपका पेपर कंप्लीटली पूरा हो रहा है। पहले आपके 2 सवाल 3 सवाल रह जाते थे, लेकिन अब आपका पेपर ऑलमोस्ट इवन क्वेश्चन पे पहुंच चुका है। जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग थे उनको करने के बाद, और अब इन केस 1 से 2 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये वाला वन वाला जो पार्ट है ये भी आपका कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपका पूरे पेपर को करने के जो है वो काबिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करूँगा मैं कि आप कुछ पेपर खुद से भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी बन सके। अच्छा, घर पे जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो काइंडली उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप स्टॉप वॉच लगाइए और पेपर को फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द होल पेपर इन 2 आवर्स और यू आर टेकिंग मोर देन 2 आवर्स। तो आपको उसको 2 आवर्स के ऊपर लेकर आना है। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी होगी बेटा, क्योंकि मैं आपके घर तो आ नहीं सकता। तो अब आपने ये करना है कि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने रखनी है, ताकि आपका जो है पेपर बहुत अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, उम्मीद करूँगा मैं आप लोग इस बात पे थोड़ा सा नज़रसानी करेंगे और खुद से भी पेपर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।